उत्तराखंड में 5 जनजातियां हैं, जिनमें बुक्शा व राजी जनजाति अथवा वनरौत आदिम जनजाति की श्रेणी में आते हैं। अर्पण संस्था राजी जनजाति के मध्य जिला पिथौरागढ़ में पिछले 2 दशकों से कार्य कर रही है। राजी उत्तराखंड के 3 जिलों के 11 गांव में निवासरत हैं। संस्था द्वारा इन 11 गांव के लोगों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया गया वो रणनीतिक तरीके से उनकी मूलभूत समस्याओं पर कार्य किया गया। अर्पण व रोजा लग्जमबर्ग स्टिफ्टन संस्था द्वारा दिनांक 20 सितंबर 2023 को भीमताल में राज्य स्तर का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राजी जनजाति की नेतृत्वकारी महिलाओं ने सभी हितधारकों के सम्मुख अपने मुद्दों को रखा। कि हमारी जो बहनें आए हैं गांव से, वो अपनी तरफ से रखे कि हम कहां से आए हैं और हम लोगों ने क्या काम किया, हम कब से जुड़े हैं। यहाँ हॉस्पिटल का बहुत समस्या है। उसमें पैदल आने के लिए 5 किलोमीटर चढ़ाई पड़ती है। उसमें पैदल चलने के लिए, राशन के लिए भी हमको बहुत दूर आना पड़ता है। और गाड़ियाँ जैसे बारिश होती है तो गाड़ी, कच्ची लाइन तो है, उसमें गाड़ियाँ चौमास में नहीं चल पाती है। उसमें तो पैदल आते हैं, डोली में रख के। कोई लोग का तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गई है तो डोली में रख के लाते हैं हॉस्पिटल। किसी का रिश्ता नहीं होता है, किसी का जाति नहीं होता है। बीच जाके बनाने के लिए वहाँ कहते थे तुम्हारी तो किसी का आधार कार्ड नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, गए थे वहाँ भी ऐसा ही हो जाता, हमारी बात नहीं पाता है। हमारे गांव में स्कूल एक ही है, छोटे बच्चे का शिक्षक पढ़ेंगे तो कहाँ से कर पाएंगे। दूसरी बात यह है, हमारे रहने के लिए ज़मीन नहीं है। हमारे पास जब रजिस्ट्री ज़मीन नहीं है तो हम स्थायी जाति कहाँ से बनाएं। जंगल में जाते हैं घास काटने, किसी का घास काटते हैं, बस एक मजदूरी ला के खाते हैं। मेरा पति नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे गांव में स्कूल की समस्याएं है, पानी की समस्याएं है, गाड़ी की रोड भी नहीं है, चलने का भी समस्याएं है। कि एक तो फर्स्ट समस्या है हमारे गांव में बच्चों का जाति स्थायी नहीं बन पा रहा है। दूसरी समस्या है आधार कार्ड नहीं बन पा रहे बच्चों का, कितने बच्चे हमारे छूटे हैं। तीसरी समस्या है हमारी गांव में रहने के लिए ज़मीन हमारे नाम पे हो नहीं रहा है। अभी ज़मीन बनाया तो है लेकिन अधूरा बना रखा है। उसमें मेरा ससुर जी का नाम था, हमारे नाम नहीं था, उसमें अधूरा बना है। कहीं हमारे नाम पे हो जाए तो वो भी अच्छा ही था। और क्या कहते हैं, दूसरी समस्या है हमारे गांव में पानी पीने के लिए बहुत पानी नहीं है। पानी से कितनी समस्या है हमारे गांव में। संगठन ने काम किया, जैसे हम पहले से हम गुफा में रहते थे, गुफा से हमको बाहर निकाला। तो ज़्यादा दिक्कत है हमें रोड की, रोड नहीं है हमारे पास। और ये है कि हमारे यहाँ आया है झूला पुल, लेकिन खिरद्वारी के नाम पे झूला पुल आया, लेकिन वो कहीं और चले गया। हम चाहते हैं कि हमारा खिरद्वारी के नाम का झूला पुल हमारे गांव में लगे, कहीं और ना लगे। मैं 12 पास हो गई थी। अच्छा स्कूल है, मैं अपने घर से बहुत चकरपुर खटीमा में पढ़ी हूँ और वहाँ 8वीं तक स्कूल है। कोई स्कूल नहीं है और अस्पताल भी नहीं है। बहुत समस्या होती है हमें यहाँ से। मैं खुद अपने घर से चलती तक 17-18 किलोमीटर चल के आई हूँ। मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, मैंने कई बार बनाई लेकिन मेरी अप्लाई भी नहीं पा रही है, फिंगर नहीं आती है बोलती, क्योंकि मैं कई बार बड़े बड़े लोगों के पास पहुँच चुकी हूँ, उन्होंने सुनवाई करते ही नहीं है। मैं मेलों में जैसे दुकान लगाती हूँ, स्टॉल वगैरह, ऐसे छोटे छोटे मेलों में मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत मतलब हम लोग बाहर निकल के थोड़ा सा कुछ करें ताकि अपने बच्चों का फ्यूचर बना सकें हम लोग। तो मैं अभी गई थी देवीधुरा, वहाँ पे मैंने दुकान लगाई थी। तो वहाँ पे जो है हमारे साथ में बहुत गलत किया वहाँ वालों ने, लड़कों ने हमारी दुकान में तोड़ फोड़ मचाया, मतलब सामान वगैरह सारा तोड़ दिया और मेरे हस्बैंड के साथ मारपीट करी और मेरे साथ में बदतमीजी करी। उन लोगों ने गाली गलौज दी हम लोगों को। तो इस वजह से फिर हमने चौकी में जाके FIR की और हमने उनके लिए केस भी किया। लेकिन जो केस किया हमने, उन लोगों ने हमारी धाराएं बहुत हल्की लगाई कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमारी धारा इतनी हल्की लगाई वो लोग छूट गए क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं करते हैं कोई भी। पता नहीं क्या समझते हैं, ये समझते हैं कि राजी जनजाति पता नहीं इंसान ही नहीं है, समझते हैं लोग। समुदाय के प्रस्तुतिकरण के पश्चात अर्पण द्वारा राजी जनजाति के बीच अपने कार्य, अध्ययन व अपेक्षित अग्रिम कार्यवाही पर चर्चा की गई। या मैं कुछ ये दिखाना चाहूँगी, अब थोड़ा सा प्रेजेंटेशन की तरफ जाएंगे। 1993 में हमने अस्कोट क्षेत्र का भ्रमण किया था, जिसमें मुख्यतः 2 गांव में गए थे
और वहाँ हम लोगों ने उस क्षेत्र को समझा, कहाँ रहते हैं, और थोड़ा उनकी संस्कृति से रूबरू हुए। जैसे हमने कई जगह पर इस प्रकार के घर देखे जिनके छत नहीं थे। पूछने पे पता चला कि जब कभी किसी घर में किसी की मृत्यु होती थी तो वो उस छत को उड़ा देते थे कि आत्मा बाहर निकल जाए और उस घर को छोड़ देते थे। उसी तरह से हमें कई जगहों पर इस तरह की झोपड़ियाँ मिली जहाँ पर लोग झोपड़ियों में रहा करते थे। हमें लगा कि हम इस जनजाति को जानने के लिए और अधिक भ्रमण करें, तो लगभग 98 में हम लोगों ने जब जगह जगह जा रहे थे, गाँव में जा रहे थे, तो कई जगह पर हमने बच्चों को इन स्थितियों में पाया जिस घर में माँ बाप भी नहीं थे, वो अपने दैनिक कार्य में निकल जाते थे। अब जंगल के इलाकों में रहते थे इसलिए बच्चों को ऐसे छोड़ जाते थे। तो हमारी एंट्री पॉइंट एक्टिविटी हमने बालवाड़ी, जब आंगनवाड़ी नहीं हुआ करती थी, 2000 में शुरू की। तो ये कंतोली गांव की बालवाड़ी है जहाँ पर हमने बच्चों को बैठ के उनको उनको संभालना शुरू किया। आस्ते आस्ते महिलाएं हमारे नज़दीक आने लगी और उनसे बातचीत होने लगी। तो गांव में बैठकें होने लगी, महिलाएं आने लगी, वो अपनी बातों को रखने लगी, चर्चाएं होने लगी, अपनी समस्याओं को, चुनौतियों को रखने लगी। और इस तरीके से हमारे विभिन्न गांव हैं जहां पर महिलाएं बैठ के करने लगी और बताने लगी। अर्पण का काम मुख्यतः जो था वो पिथौरागढ़ जिले में था, जिसमें 9 गाँव हैं। और सबसे बड़ा काम हम लोगों का वहाँ पर उनके भूमि के अधिकार को लेके था, क्योंकि उनको कोई भी स्कीम सरकार की नहीं मिल रही थी या कोई और योजनाओं से लाभ नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और उनके पास भूमि पे उनका अधिकार नहीं था। इसी के साथ लंबे समय से उनके बीच में संगठन बना के उनको जानकारियों से परिचित करके कर रहे थे। तो कोविड आ गया। कोविड में सबसे ज़्यादा अगर कोई इफेक्टेड था तो वो ये एक जनजाति थी जो दूसरों के लिए काम करती थी, उनके खेतों में काम करते थे, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे, तो उनकी आजीविका बहुत प्रभावित थी। बहुत सारे लोगों ने उत्तराखंड और उत्तराखंड से बाहर सहयोग दिया, जो हम देख सकते हैं। मेडिकल चीज़ें दी, स्ट्रेचर्स दिए। कोविड के दौरान SHG, एक्शन एड, आशालता फाउंडेशन, जिन्होंने इनके घरों के लिए टिन शेड्स प्रोवाइड किए, और बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने सपोर्ट किया। हम उनको एक्नॉलेज करते हैं इस सपोर्ट के लिए। काम हो रहा था, हम जा रहे थे, बात कर रहे थे, मगर बहुत टुकड़ों में हो रहा था। महसूस ये हुआ कि जब इनकी इतनी कम जनसंख्या है जिला पिथौरागढ़ में, तो क्यों ना हम पूरे उत्तराखंड में राजी जनजाति को एकत्रित करें और देखें उनकी स्थिति को। तो एक स्टडी की गई जो कि रोज़ा लग्जमबर्ग स्टिफ्टिंग के साथ मिलकर हम लोगों ने 3 जिले हैं उत्तराखंड में जिसमें 11 गांव हैं, वहाँ हम लोगों ने इस स्टडी को किया। और उसमें कुल जो हाउस होल्ड हैं, घर हैं, वो 249 हैं और टोटल पॉपुलेशन मात्र 1075 है। और ये हमारा प्राइमरी डाटा है जो हमने दिसंबर 22 में इसको किया था। हमने थोड़ा सा इसमें बताने की कोशिश की है कि ये गांव कितने दूर हैं, कितना चल के आना पड़ता है और कितना फिर उसके बाद उन्होंने को अपने ब्लॉक या कहीं और जाना पड़ता है। ये उसका डिटेल हमने देने की कोशिश की है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे दुर्गम स्थितियों में वो रहते हैं और कहाँ कैसे उनके यहाँ जाना पड़ता है। तो ये हम लोगों ने जो इनके बीच में सर्वे किया था, उस दौरान हमारी टीम जो गई थी अलग अलग जगहों पे, तब हमने महसूस किया वाकई में ये बहुत ही दुर्गम स्थानों में रहते हैं। अलग अलग गाँव में जाके इनके एक एक हाउस होल्ड का हम लोगों ने सर्वे किया है, इनके डाटा निकाले हैं, हमने ग्रुप डिस्कशंस किए हैं और इनकी सारी चुनौतियों को, समस्याओं को एक स्टडी में लेके आए हैं। जो सबसे मुख्य चीज़ें हमने देखी कि शिक्षा एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है किसी की भी ज़िंदगी में और किसी को भी आगे बढ़ाने में। इनकी शिक्षा का स्तर बहुत ही दयनीय स्थिति है। जैसे आप देख रहे हैं अशिक्षित कितने हैं हमारे, बहुत बड़ा एक तबका है जो अशिक्षित है, और महिला और पुरुष का हमने आंकड़ा अलग से निकालने की कोशिश की है। इंटरमीडिएट के बाद यानी कि हाई स्कूल के बाद हमें बहुत कम लोग मिलते हैं पढ़े लिखे, क्योंकि वो उनके लिए स्कूल बहुत दूर है और दुर्गम के साथ साथ वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं।
तो हमें लगता है कि शिक्षा होती तो शायद ये भी आगे बढ़ते और कुछ होता। ये हमारी वो पीढ़ी है, भावी पीढ़ी है जो हम गांव के अंदर हमें मिले। कई बच्चे वहाँ पर आंगनवाड़ियाँ नहीं हैं तो वो बस गांव में जंगलों में घूमते हैं। आंगनवाड़ियाँ इसलिए नहीं हैं क्योंकि सरकार का जो मापदंड है कि इतने बच्चों में होगा, वो इतने छोटे छोटे पॉकेट्स में रहते हैं, 5 बच्चे 6 बच्चे एक गांव में हैं तो आंगनवाड़ी की दिक्कत होती है। मगर जहाँ ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ आंगनवाड़ियाँ खुली हुई हैं और वहाँ पर बहुत सारा प्रभाव भी दिखाई देता है। अब इनकी मुख्य आजीविका, क्योंकि शिक्षा तो ज़रूरी है, उससे भी पहले हमारी आजीविका है, तो ये छोटे छोटे खेत हैं इनके जहाँ पर ये उगाते हैं अपने जो भी उत्पाद होते हैं। मगर ज़्यादातर ये दूसरों के खेतों में एज एग्रीकल्चर लेबर काम करते हैं। घास कटाई के दौरान जाते हैं, लकड़ी काटने जाते हैं और उनसे अपना लेबरी लेते हैं। मछली इनका स्टेपल फूड है। ये मछली पालन नहीं करते मगर उसमें नदी से मछली निकालते हैं, मगर इनका पकड़ने का तरीका बहुत यूनिक है। वो या तो जाल लगाएंगे या फिर पानी के बहाव को पलट देते हैं, उससे निकालते हैं। इससे पता चलता है कि जनजाति जो है वो कभी भी जंगल का या किसी भी प्राकृतिक संसाधन का हास्र नहीं करती है। वो जानती है कि आज मछली पकड़ेंगे, आज खाएंगे, फिर दूसरे दिन पकड़ेंगे, वो बेचने के लिए नहीं। उसी तरह से चिरानी का इनका काम है और ये दैनिक मजदूरी में अगर इनको काम मिला तो 500 से 1000 कमा लेता है एक परिवार। नहीं तो जब बरसात का सीज़न होता है या काम नहीं होता है उस दिन वो उनके पास कुछ नहीं होती है। आज कमाते हैं और आज खाते हैं वाली जनजाति है। इनकी घरों की स्थिति बहुत दयनीय पाई गई। ज़्यादातर कच्चे घर थे। जहाँ पर लिंटर वाले घर थे वो पता चला कि बहुत 5 साल 10 साल पहले मिले थे उनको वो घर, जो कि अब टपकते हैं। सरकार का कहना है एक दफ़े घर मिल गया दोबारा नहीं मिलता है। तो ये उनके घरों की स्थिति है वर्तमान में। सरकारी स्कीम्स को हमने देखने की कोशिश करी कि इनको कितना लाभ है। तो एक बड़ा तबका है जो मिलता है स्कीम इनको, मगर जो मुख्य जो स्कीम्स होते हैं जैसे कि ज़मीन पे मालिकाना हक या फिर घर मिलना या कृषि की कुछ योजनाएं हैं उनको प्राप्त होना, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलना, ये तभी मिलते हैं जब उनके पास उनके डॉक्यूमेंट्स होंगे। यानी कि उनका आधार कार्ड होगा, ज़मीन पे मालिकाना हक का कागज़ होगा या उनका जाति होगा, जाति प्रमाण पत्र होगा, आय प्रमाण पत्र होगा, तब मिलता है। तो हमने देखा मुर्गी बाड़ा, छोटे छोटे स्कीम्स तो इनको मिल रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे हमारा जो यस वाला है इतना बड़ा दिख रहा है, मगर जो असली में उनको योजनाएं मिलनी चाहिए उनसे वो आज भी वंचित है। उसका बहुत बड़ा कारण उनके डॉक्यूमेंट्स का न होना और न बन पाना है। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसे हम वन कानून 2006 कहते हैं, वो इसी जनजाति, इसी तरह की जनजाति के लिए वो कानून है जो उनको बहुत सारे अधिकार देता है। और सबसे बड़ा अधिकार उनका उनके ज़मीन पे मालिकाना हक का है। इस पे अर्पण संस्था ने बहुत सघन काम किया और बहुत स्टडी करी और इसी पे आज हम जनपैरवी पे बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने लोगों के पास कितने हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनके पास लैंड ओनरशिप है। सिर्फ 21% हैं और बाकी के पास रह रहे हैं, रहने के राइट्स हैं, उनको वहाँ से कोई नहीं हटाएगा, मगर उनके नाम पे नहीं है। और हमारा मानना है कि जब तक उनके नाम पे ज़मीन नहीं होगी तब तक वो बहुत सारी चीज़ों से वंचित रहेंगे। सर्वे के पश्चात ये महसूस किया गया कि सर्वे तो हो गया, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे गैप्स निकले हैं, तो अब इसको क्या किया जाए। हम ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, तो हम लोगों ने इस पे कार्य करना शुरू किया और हर गांव में, हर 11 गांव में महिलाओं के और युवाओं के संगठन बनाए गए और उन लोगों को जो उसमें आ रहे थे, इंटरेस्ट ले रहे थे या कुछ थोड़े से पढ़े लिखे थे, उन लोगों को हम लोगों ने उनका क्षमता वृद्धि करना शुरू किया और जिले स्तर पे इनके मुद्दों को लेके इनको खड़ा किया गया, जहाँ पर इन्होंने सबके सम्मुख अपनी बातों को रखा जिले स्तर पर और अपने अधिकारों को उन्होंने असर्ट करने की कोशिश की कि हमें हमारे ये अधिकार हैं, हमें मिलने चाहिए। और इसके पश्चात एक बार हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का एक कैंप पिथौरागढ़ में हुआ था,
जिसमें बहुत सारे लोग आए थे। हमारे नैनीताल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आए थे और उनके सम्मुख जब ये समस्या रखी गई तो नैनीताल हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेके एक जनहित याचिका दायर की है, जिससे अब लग रहा है कि ये जो राजी जनजाति को जो उनके अधिकार, मूलभूत अधिकार प्राप्त होने चाहिए, वो आगे मिलेंगे। ये कुछ आपके साथ वो फोटो शेयर कर रहे हैं जो हम लोगों ने जनजाति के लोगों के साथ ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए, उनकी लीडरशिप को आगे बढ़ाने का, क्योंकि लड़ाई मुद्दा उनका है, उन्हीं की अगुवाई होनी चाहिए, तभी शायद काम आगे होगा। तो ये जो गांव में विज़िट किया है उनके बारे में कुछ है। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि ये लोग सब अपने अपने ज़िलों में, आप देखेंगे उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ में 9 गांव हैं। उधम सिंह नगर में 1 गांव है चक्रपुर, चंपावत में 1 गांव है खिड़द्वारी। यहाँ डीएम्स के साथ हमारी बैठक हुई और जहाँ पर आप देखेंगे जनजाति के लोग मौजूद हैं, उन लोग ने अपनी बातों को यहाँ पर रखा और इन चीज़ों को सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है और इसको समझा है। और जो मैंने अभी इससे पहले आपको बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो चीफ जस्टिस आए थे, उनके सम्मुख एक कैंप हुआ था और फिर सरकार से जवाब मांगा गया है जनहित याचिका के द्वारा। ये एक बहुत बड़ी हम अपनी उपलब्धि भी मानते हैं उस राजी जनजाति की। ये हमारे वो लोग हैं जो उस दिन राज्य की कार्यशाला के लिए आ रहे थे, तो ये सारी वो जनजाति की महिलाएं हैं, लीडर महिलाएं हैं जो उसमें शामिल हुई थी। अब हम इसका अगर प्रभाव देखें, क्योंकि तुरंत इसके बाद जैसी ये जनहित याचिका दायर हुई तो हमें जानकारी मिलने लगी कि सरकारी डिपार्टमेंट के लोग गांव में जा रहे हैं, वहाँ हेल्थ कैंप्स होने लगे हैं। जो सबसे दुर्गम गांव है वो खिड़द्वारी है चंपावत में, जो कि 12 किलोमीटर एक तरफ का रास्ता है, पहाड़ है, नदी है, जंगल है, पार करके जाना पड़ता है। वहाँ डिपार्टमेंट के लोगों ने जाना शुरू किया है और हर जगह पर डीएम्स ने लेटर्स इश्यू किए हैं कि राजी ट्राइब को अब देखा जाए कि उनकी क्या मुद्दे हैं। सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों से हितधारकों ने प्रतिभाग किया और अपने मूल्यवान सुझाव प्रस्तुत किए। पिथौरागढ़ में ये विधिक शिविर लगा और उसमें हमारे प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने आके इसका फोटो कॉग्निजेंस लिया है। मुझे लगता है कि बहुत संवेदनशीलता के साथ और बहुत समझदारी के साथ, जैसा अभी तरुण जी ने भी कहा था कि जो संस्था है, जो लोग हैं, उनको इंटरवेंशन करना बहुत जरूरी है। शुरुआत से जब काम किया तो यही स्थिति है। मैं बहुत दुख हो रहा है कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं है। अभी बाहर निकल गए हो, आप लोगों के साथ रेणुदी है, सब लोग हैं, प्रतिमा है, ये सब लोग काम कर रहे हो, तो आने वाले अगर 2-3 साल बाद हम लोग फिर से बैठेंगे ना, तो तुम हमसे ज्यादा बोलने लगोगे और हमसे ज्यादा अपने गाँव में काम कर चुके हो। और सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि इतनी बहनें हमारे बीच आई हैं और वे यहाँ पर जैसे खड़े होकर के बोली हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है। जबकि किसने हमें, एक बहन ने बताया कि हम इस तरह से रहते थे कि लोगों को देख करके भाग जाते थे, जंगल में छिप जाते थे, लेकिन वहाँ से आज यहाँ तक स्थिति आई है कि सबके बीच आकर के खुद अपनी बात रखना, खुद अपनी समस्याओं को समझना, उसके लिए संगठन बनाना, इस स्थिति तक आप लोग पहुँचे हैं। तो इसके लिए भी और भी कई कारक हैं, लेकिन अर्पण संस्था को भी विशेष इसका महत्व जाता है, इसका श्रेय जाता है। इसके लिए बहुत जनसंख्या में अगर कुछ, जैसे एक बहन 12वीं क्लास पढ़ी है तो ये पढ़ाई करे बोल के, ये तो एक चीज़ होती है। तो हम बिल्कुल संगठित होके उसके पढ़ाई के लिए किस तरह से पढ़ाई करना चाहती है, वो क्या चाहती है, उसी को पकड़ के उसके थोड़ा आगे बढ़ाए। एक ये दूसरी चीज़ हम इमीडिएटली कर सकते हैं। जो इतने सालों से हम भी कहते आए हैं कि ये जो आपका फॉरेस्ट एक्ट है, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, उससे जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूँ। ये फॉरेस्ट एक्ट 1972 में बना। राज्य जनजाति कई सौ सैकड़े साल से रह रही है
यानी ये बात हम कह क्यों नहीं पा रहे हैं कि राजी जनजाति या और जनजातियों का राइट पहले है। फॉरेस्ट का जो एक्ट बना है वो 1972 में बना, जिसमें उसने प्रोटेक्ट किया है। तो उस एक्ट के मुताबिक फॉरेस्ट जो डेवलपर हैं, जो जनजाति के लोग हैं, उनके राइट नहीं मरने चाहिए। मेरे को थोड़ा ये लगा कि थोड़ा जो सोशल स्टेटस है वो क्या है, वो शायद जिसको हम एक तरह से लिंग अनुपात भी कह सकते हैं। जो 1075 लोग हैं उसमें लिंग अनुपात क्या है, महिलाओं का और पुरुषों का सेक्स रेशियो क्या है, वो एक जानने की इच्छा थी। और दूसरा, क्योंकि हम लोगों ने 1993 से काम किया है, हमारे संगठन बने हैं, उसमें महिलाओं की स्थिति कैसी है आज भी? क्या जैसे जो जनरल समाज में गैर बराबरी है, भेदभाव है, और सारी जो समस्याएं हैं जिसको हम बाल विवाह कहते हैं, ट्रैफिकिंग कहते हैं, अन्य जो सोशल मुद्दे हैं, क्या वो भी हमको वहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो शायद मुझे लगता है कि ये निकल के आता तो और सोशल थोड़ा हमारी समझ बन पाती, क्योंकि मैं तो कभी गई नहीं गाँव में, इस तरह से देखा नहीं, कभी मुद्दों में जुड़ी नहीं। इनको हम अपना जैसा क्यों बनाएं? इनकी अपनी आइडेंटिटी है, अपनी खूबसूरत कुछ परंपराएं होंगी, त्योहार होंगे, कुछ तौर तरीके होंगे, तो उनको भी हमको बढ़ावा देना चाहिए, ताकि खीना मोहन जैसी नहीं हो सकती। खीना की अपनी अलग पहचान है, मोहन की अलग पहचान है, वो पहचान रहते रहते उसको डिस्टर्ब ना हो, उन चीज़ों को रखते हुए आगे बढ़ा जाए। और जहां तक इसको इस बात से जोड़ करके देखें कि हाईकोर्ट ने जो है सुमोटो PIL ताकीद की है, निश्चित रूप से उससे फायदा तो होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो पहले से बने हुए कानून है वो कानून क्यों नहीं लागू हो पा रहे? देखिए, पहले से कानून बना हुआ है, हमारा जो जमीन का कानून है, उस कानून के भीतर बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जनजाति के व्यक्ति की जमीन पर कोई भी दूसरा, ना तो उसकी बिक्री होगी और ना कोई दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर कब्जा कर सकता है।